Good morning, students. Today we discuss conditions of equilibrium in case of homogeneous liquid and heterogeneous liquid. In case of homogeneous liquid, density of liquid is constant. ये हमने definitions starting में की थी homogeneous और heterogeneous liquid में कि homogeneous liquid में जो density है हमारी वो क्या है? Constant है. अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो कर ली रो बाय कर ली एक्स कर ली रो बाय कर ली वाई कर ली रो बाय कर ली जेड सारी टर्म्स क्या हो गई? जीरो हो गई. तो ऊपर वाले अभी हमने जो ऊपर आर्टिकल किया था उसमें जो इक्वेशन 5, 6 और 7 इक्वेशंस थी उन इक्वेशंस में हमारा कर ली रो बाय कर ली एक्स कर ली रो बाय मींस राइट हैंड साइड जो है वो हमारी जीरो बन रही है. तो इक्वेशन 5 हमारी क्या में किस में रिड्यूस हो गई कि कर ली जेड बाय कर ली वाई इज इक्वल टू कर ली वाई बाय कर ली जेड. सिमिलरली इक्वेशन 6 reduces to curly x by curly z is equal to curly z by curly x, and equation 7 reduces to curly y by curly x is equal to curly x by curly y. Now condition of equilibrium in a homogeneous liquid are curly x by curly y is equal to curly y means इन्हीं को ही हमने रीअरेंज करके लिखा. सबसे लास्ट जो है वो सबसे पहले लिखी हुई है हमने, फिर जो ये सबसे फर्स्ट है उसको हमने सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है और जो सेकंड थी उसको हमने जस्ट थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है. This is the condition of equilibrium in homogeneous liquid. Also, in case of homogeneous liquid, rho being constant, equation dP means derivative of P is equal to this gives जो हमारी sufficient condition थी. Sufficient condition में हमने क्या लिखा था कि rho x dx plus y dy plus z dz is an exact differential equation. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि x dx plus y dy plus z dz is equal to dp derivative of p by rho, and this can be written as derivative of p by rho because p rho is constant. Now this shows that x dx plus y dy plus z dz is a perfect differential. So system of forces is conservative. अब सिस्टम ऑफ फोर्स हम क्या कह रहे हैं, कंजर्वेटिव है. कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो हमारा इनफाइनाइट स्मॉल जो वर्क डन है मींस वेरी स्मॉल अमाउंट में जो होता है इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनता है वो हमारा. इसमें आपको एक रिमार्क दे रखा है, a system of forces is conservative in which work done by forces in a displacement does not depend upon the path but depends upon the initial and final position. कि अगर हम कह रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम ऑफ फोर्सेस है वो कंजर्वेटिव है तो इसका मतलब जो फोर्सेस जब हम किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो बॉडी आपकी हमने डिस्प्लेस किया से बॉडी को, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करेगी. और इस केस में मींस फोर्स कंजर्वेटिव के लिए हमारा रिजल्ट क्या है कि x dx plus y dy plus z dz is equal to minus of dv where v is called potential function. मींस जो हमने डेरिवेटिव ऑफ v लिखा है इस v को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल फंक्शन बोलते हैं. तो हमने यहाँ इसको कैसे लिखा कि हम क्या कह रहे हैं इसको कि अगर हमारा रो कांस्टेंट है तो x dx plus y dy plus z dz को हम कैसे लिख पा रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ p by रो. तो इसका मतलब x plus y dy plus z dz हमारा क्या बन गया, परफेक्ट डिफरेंशियल बन गई. सो सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज कंजर्वेटिव. और अगर सिस्टम ऑफ फोर्स कंजर्वेटिव मींस अगर हम इस टर्म को अगर हम डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन लिख पाए तो ये हमारा क्या बनेगा, कंजर्वेटिव फोर्स. और कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बोलते हैं. तो अगर हम इनको कंपेयर करें यहाँ से तो ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ पी बाई रो इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी. तो मीन्स यहाँ से पी बाई रो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट दिस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी, where c is constant of integration. अब हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस लिक्विड. हेट्रोजीनियस लिक्विड के केस में हमारे पास, होमोजीनियस लिक्विड के केस में तो हमने क्या बोल दिया था कि जो हमारी डेंसिटी है मींस जो हमारी रो है वो क्या है, कांस्टेंट है, रो इज कांस्टेंट. अब लेकिन यहाँ इस केस में ऐसा नहीं है. तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या था, करली पी बाय करली एक्स मींस जो हमारे पास था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, प्रेशर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन दैट डायरेक्शन. ठीक है, ये तो x डायरेक्शन में, ऐसे ही हमने इसमें लिख दिया y डायरेक्शन में. नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास क्या आया, करली 2p बाय करली y करली x इज इक्वल टू करली y ऑफ रो x. एस करली 2p करली y करली x इज इक्वल टू करली 2p करली x करली y, क्योंकि अभी हमने क्या कहा था कि जो p हमारा x y z का फंक्शन है और x y z ये आपस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं,
तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें पहले या y के रिस्पेक्ट में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये हमारे क्या है, इक्वल है। सो करली करली y ऑफ रो x इज इक्वल टू करली करली x ऑफ रो y, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। और इसको हम कैसे लिख पा रहे थे, करली करली y ऑफ रो x, इसको हम कैसे लिख पाएंगे, करली करली x ऑफ रो y। ठीक है। सिमिलरली देखो ये हमने लिखा ना करली पी बाई करली वाई, जब इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो करली टू पी करली एक्स करली वाई क्या आया, करली करली एक्स ऑफ रो वाई आया। और अब हम क्या कह रहे हैं इस इक्वेशन से, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब करली टू पी करली वाई करली एक्स किसके इक्वल है, करली टू पी करली एक्स करली वाई के इक्वल है। इट मींस करली करली वाई ऑफ रो एक्स किसके इक्वल है, करली करली एक्स ऑफ रो वाई। सिमिलरली करली करली जेड ऑफ रो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, करली करली एक्स ऑफ रो जेड। मींस आप क्या करो, इसको साइक्लिक ऑर्डर में जस्ट चेंज कर दो। ये सॉरी, ये तो गलत लिखा है इसने, करली करली जेड ऑफ, जब साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करोगे तो एक्स का यहाँ वाई बन जाएगा, ये यहाँ लिखा हुआ है करली करली जेड ऑफ रो वाई इज इक्वल टू कर, जब इस एक्स को साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करोगे तो वाई आएगा, करली करली वाई ऑफ रो जेड। थर्ड करली करली एक्स ऑफ रो जेड, ये इसने गलत लिखा हुआ है इसमें, ये यहाँ करेक्ट करके लिखा हुआ है, करली करली जब इसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करेंगे तो ये जेड एक्स बन जाएगा, वाई आपका जेड बन जाएगा, ऐसे ये वाई आपका जेड बन जाएगा और जेड आपका एक्स बन जाएगा। तो दीज आर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकाली है हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस लिक्विड्स के। ठीक है। अब इस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट जो है, एक तो इसमें आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने फर्स्ट आर्टिकल किया, क्योंकि सब कुछ फर्स्ट आर्टिकल पे बेस्ड है इसमें जो, और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो एक इसमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलेंगे वो है इसमें ये एग्जांपल्स इनके बेस्ड, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इफ द कंपोनेंट्स parallel to axis of forces acting on an element of a fluid at x, y, z. Sorry. कि कंपोनेंट्स जो है, फोर्सेस के कंपोनेंट्स पैरेलल टू एक्स वाई जेड किसके प्रोपोर्शनल दे रखे हैं, हमें इनके प्रोपोर्शनल दे रखे हैं। शो क्या करना है, शो दैट इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। अगर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 न्यू इज इक्वल टू 2 न्यू इज इक्वल टू 1। अब जो हमें फोर्स कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड है वो इनके इक्वल नहीं है, इनके प्रोपोर्शनल है। मींस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कुछ ऐड करना पड़ेगा, वो इसने यहाँ के ऐड किया हुआ है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो एक्स वाई जेड नोन है हमें। नाउ फ्रॉम दीस इक्वेशंस वी हैव, अब हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो हमें सेटिस्फाई करानी है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है हमारी, कि x करली रो बाय करली y माइनस करली z बाय करली y प्लस, मींस इक्वेशन नंबर 4 में लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल अगर ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। अब इस इक्वेशन को चेक करने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, जो हमारे पास x कैपिटल x है, कैपिटल x मींस फोर्स कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z। मींस x डायरेक्शन में फोर्स है तो जो डेरिवेटिव लेंगे वो दूसरी दो डायरेक्शंस में लेंगे। ऐसे y क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन, तो जो उसका डेरिवेटिव लेना है वो आपने x और z डायरेक्शन में लेना है। ऐसे z जो है आपके पास, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन z डायरेक्शन, तो इसका डेरिवेटिव आपने x और y डायरेक्शन में लेना है। ये हमें इसके रिक्वायरमेंट है कि हमने कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ इसमें आपने पुट करने हैं, एक्चुअल में टर्म्स काफी लेंथी आएंगी तो इसलिए 1 बाय 1 टर्म कंसीडर करके सोल्व कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट टर्म इसने कंसीडर की, जस्ट वैल्यूज रखी है, फर्स्ट टर्म जो कंसीडर किए वैल्यूज पुट किया और फिर हमने इसको सोल्व किया है, हमारे पास इक्वेशन 5 आ गई। सिमिलरली इक्वेशन 4 की हमने सेकंड टर्म कंसीडर की, सेकंड टर्म को हमने सोल्व किया, थर्ड टर्म कंसीडर करके उसको सोल्व किया इक्वेशन नंबर 7 में। अब ये 5 6 7 जो है उसको हमने सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन नंबर 4 में, 4 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको हमें रीअरेंज करना है, सोल्व करना है, सोल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है। अब जो ये इक्वेशन है, अब ये हमने क्या कहा कि वो क्या हो जाना चाहिए, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होने का मतलब 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, दिस इज सेटिस्फाइड या दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो इसका मतलब इनके कोएफिशिएंट्स क्या हो जाने चाहिए, 0, दिस लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 0, लैम्डा प्लस न्यू माइनस 1 0 और न्यू प्लस न्यू माइनस 1 भी 0। यहाँ से अब यहाँ देखो दीज आर 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन्स में है, तो इनको आपने सोल्व करना है, सोल्व करके यहाँ से आप लैम्डा म्यू और न्यू की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। तो लैम्डा म्यू और न्यू की वैल्यूज आपके पास क्या आ गई है, 1/2 आ गई। आपको जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में यही निकालना था कि इक्विलिब्रियम अगर पॉसिबल है तो आपको लैम्डा म्यू और न्यू की वैल्यूज कैलकुलेट करके निकालना थी। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
स्टूडेंट्स जो ये क्वेश्चंस इसमें बुक में हैं जो सोल्व है वो आपने सारे ही करने हैं, और जो अनसोल्व क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों ने ट्राई करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बुक के मतलब ये स्टैंडर्ड ऐसी बुक नहीं है कि आपके सिलेबस में इसी बुक में से ही आना, जैसे बाकी तो सारी बुक्स हैं आपके जीवन संस पब्लिकेशन की कि आप वही बुक रेफर करते हो। हम इसमें और भी बुक्स से मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी। तो जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन सेंड करूंगी जो एग्जाम्पल सोल्व किए हुए वो आपने जरूर करने हैं, वो एग्जाम्पल सोल्व किए हुए। आप इसके एक्सरसाइज भी ट्राई करो, बेटर है क्वेश्चन करोगे जितना अच्छा उतनी प्रैक्टिस होगी आप लोगों की। ठीक है, अगर आपको कहीं भी किसी स्टेप पे डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।